माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है ड्रोसोफिला पर कि ड्रोसोफिला को हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं और इसका ह्यूमन जीनोम से क्या रिलेशन है, फिर इसमें क्लीवेज कैसा होता है और पैटर्न्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं और ये पैटर्न्स का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है कि वो क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है ड्रोसोफिला में। ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कि हम ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों है। Drosophila is the genus of small flies whose member often called fruit flies। ये एक स्मॉल फ्लाइज है ना, और ये ऑफ अपने फ्रूट फ्लाई का मेंबर है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज बीन heavily used in the research in the genetics and common model organism in the development biology। डेवलपमेंट बायोलॉजी में इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं और ये रिसर्च में जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक बेसिक्स पर इसका यूज़ करते हैं। इसके जीन्स का ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जीन का यूज़ करते हैं एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर। मेल ऑफ द जीनस आर नाउन एज द लॉन्गेस्ट स्पर्म कॉल्ड ऑफ बिकॉज इट इजिली कल्चर्ड इन द मास। और इसका जो मेल स्पर्म्स होता है, मेल स्पर्म्स जो है लॉन्गेस्ट स्पर्म है, मतलब ये स्पीशीज़ के अंदर ड्रोसोफिला का स्पर्म जो है लॉन्गेस्ट स्पर्म है इसलिए, और ये बहुत ही आसानी से इजीली कल्चर्ड हो जाता है मास में। हैज़ शॉर्ट जनरेशन टाइम, और शॉर्ट जनरेशन टाइम में म्यूटेंट एनिमल आर रेडियली ऑब्टेनेबल। और फर्स्टली तो इसका स्पर्म जो है लार्ज है और ईजिली कल्चर्ड हो जाता है, कल्चर्ड हो जाता है। स्मॉल फ्लाइज है ना, स्मॉल फ्लाइज है और शॉर्ट जनरेशन टाइम है, और म्यूटेंट एनिमल्स जो होते हैं ये इजीली ऑब्टेनेबल हो जाते हैं, इजीली ऑब्टेनेबल होते हैं। ड्रोसोफिला स्पीशीज आर वाइडली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड अदर एरिया। हाँ, वर्टिब्रेट में क्या है, वर्टिब्रेट्स एनिमल के जीनोम की स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए इसकी आसानी से हम एम्ब्रियोजेनेसिस जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस की और अदर एरियाज की। अब आगे देखते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर लाइफ स्पेन इज 21 डेज, और इसका लाइफ स्पेन ओनली 21 डेज होता है, और ये भी डिपेंड होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। जैसे कि सबसे अगर हम देखें कि शॉर्टेस्ट डेवलपमेंट लाइफ टाइम जो इसकी वाली है 7 डेज की, कि सबसे शॉर्टेस्ट है वो 7 डेज की है, 7 डेज की। और ये 7 डेज, और ये भी अचीव किस कौन सा डिग्री, 28 डिग्री सेल्सियस और 82 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये अचीव होती है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इसकी वाली। एंड स्मॉल साइज जनरेशन टाइम वॉज इंड्यूस्ड इनटू द फील्ड ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स बाय थॉमस हंट मॉर्गन। और मॉडल ऑर्गेनिज्म है हमारा ड्रोसोफिला, और इसकी स्टडी किसने की थी, हंट मॉर्गन ने, है ना, 1909 में, है ना, 1909 में इसकी स्टडी की थी हंट मॉर्गन ने। तो आपको ये समझ गया होगा कि सबसे फर्स्टली क्या है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है स्मॉल फ्लाइज है ना। ये क्यों इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि स्मॉल फ्लाई है ना, स्मॉल जनरेशन टाइम है, और ये डिपेंड होता है इसका जनरेशन टाइम टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से उसका जनरेशन टाइम कम होते जाएगा। और सबसे शॉर्टेस्ट जनरेशन टाइम अगर हम देखें तो 7 डेज का जनरेशन टाइम है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेल स्पर्म जो है लार्जेस्ट स्पर्म है, और ये इजीली क्या है, कल्चर्ड हो जाता है, इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं। और आगे भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा
कि इसके जो इसका जीनोम है ये बहुत सी बीमारियों से, ह्यूमन बीमारियों से रिलेटेड है, और इसकी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। वाई ड्रोसोफिला रिगार्डेड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म? One important features of animals model is ability to manipulate its genome. Genome को manipulation करते हैं, investigate the function of specific gene, और investigate करते हैं इसके specific function के लिए. They have been used for research at all level of biology, but genetics research is where these organisms really shine. और इसका बायोलॉजिकल स्टडी के लिए, जेनेटिक स्टडी के लिए इसका यूज़ करते हैं. जेनेटिक्स मैनिपुलेट्स आर सो मच फ्रूट फ्लाई बिकॉज दे हैव अ स्मॉलर जीनोम, और सबसे स्मॉलर जीनोम है इसका वाला, इजीली कल्चर्ड हो जाता है. द शॉर्ट लाइफ साइकिल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर आल्सो एडवांटेज फॉर द जेनेटिक रिसर्च बिकॉज न्यू फ्लाई लाइन आर क्विक एंड ईजी टू मेक. और शॉर्टेस्ट जनरेशन टाइम के साथ साथ क्या है, ये शॉर्टेज जनरेशन टाइम के साथ साथ ये लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है ना, लार्ज नंबर में प्रोजेनी का प्रोडक्शन करती है. मेक अ न्यू लाइन ऑफ फ्लाइज यूजली ओनली टेक अबाउट 6 वीक एंड इट्स कॉस्टलेस एज द एस्टिमेट 75% ऑफ ह्यूमन डिसीज जीन एज मैच इन द फ्रूट फ्लाई जीनोम. मैंने अभी आपको बताया था कि जो 75% जीनोम है हमारे पास ह्यूमन का, ह्यूमन डिसीज का, वो हम स्टडी कर सकते हैं फ्लाई के, फ्रूट फ्लाई के जीनोम में. दे आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टू जेनेटिक मॉडल फॉर द सेवरल ह्यूमन डिसीज इंक्लूडिंग पार्किंसन डिसीज. पार्किंसन डिसीज जो एक ह्यूमन डिसीज है, और ये एक प्रियन प्रोटीन के कारण होती है ना, प्रियन प्रोटीन के कारण होती है. एक प्रोटीन होता है जिसकी स्प्लाइसिंग प्रॉपर नहीं होती है, और प्रॉपर स्प्लाइसिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, पार्किंसन डिसीज होती है. और ये प्रोटीन जो है एग्रीगेशन करता है और सेल की लाइसिस कराता है, तो उसके कारण एक पार्किंसन डिसीज कॉज होती है. तो ये कौन से जीन से कॉज होती है, ये जीन की स्टडी हम ह्यूमन अपने मॉडल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें हम कर सकते हैं. तो इसी ये सारे फीचर्स के कारण ड्रोसोफिला को मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. अगर हम लाइफ साइकिल देखें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है, ये होलोब्लास्टिक मेटाबोलस है. होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि ये उसकी ऑल जितने भी स्टेज है हमारे पास मेचुरेशन की, उसकी वो सारी कॉज करता है. एंड डेवलपमेंट मीनिंग्स दैट दे आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, उसकी 3 डिस्टिंक्ट स्टेज है. पोस्ट इम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल मतलब क्या है, इम्ब्रियो के बाद में वो 3 स्टेज कॉज करता है. होलो मेटाबोलस also called a complete metamorphosis is form of insect development which include the 4 life stage: egg, larva, pupa and adult. ये 4 स्टेज को कॉज करता है. फर्स्टली जो होता है, जैसे ही हमारे पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, एग के बाद में लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है ना. तो ये 4 लाइफ साइकिल इसकी वाली, तो इसी कारण इसको होलो मेटाबोलस कहते हैं. और जो एक दूसरा होता है इसको बोलते हैं हेमी मेटाबोलस. हेमी मेटाबोलस मतलब क्या होता है कि वहां पर लार्वा फॉर्म तो होता है, या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, और ये स्मॉल से एडल्ट का फॉर्मेशन करता है डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली एडल्ट का फॉर्मेशन करता है. तो इसीलिए, और ये होलो मेटाबोलस फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि ये लार्वा और प्यूपा का फॉर्मेशन नहीं करता, ना कि एग का फॉर्मेशन करता है. डायरेक्टली ये प्रोजेनी बनाता है, और प्रोजेनी जो होती है एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है. अब बात करें हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का ड्रोसोफिला के बारे में, तो ड्रोसोफिला में कौन कौन सी स्टेजेस होती है. फर्स्टली जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है. सेकंड जो होता है एक्सिस फॉर्मेशन, और एक्सिस फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही हमारे पास स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने के बाद में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के आफ्टर एक क्लीवेज होता है,
और क्लीवेज से पैटर्निंग फॉर्म होती है ना, पैटर्निंग फॉर्म होती है। और ये पैटर्निंग के बाद में इसी पैटर्न्स के अंदर और एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। एक्सिस मीन्स क्या होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर साइड बनती है, डोर्सल वेंट्रल साइड बनती है ना, और डोर्सल वेंट्रल साइड भी बनती है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड बनती है ना। तो ऐसे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, सेगमेंट फॉर्मेशन होता है, पैरा सेगमेंट फॉर्मेशन होता है एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेगमेंट। और ये सेगमेंट्स का स्पेसिफिकेशन होता है कि उनको क्या फंक्शन को परफॉर्म करना है ना, और क्या उसका फेट को अचीव करना है। जनरेशन ऑफ द डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी मैंने अभी आपको बताया। तो एक पूरी लाइफ साइकिल में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा आगे ड्रोसोफिला की, और पूरा आज अपन पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये ड्रोसोफिला का एग है जिसमें ये माइक्रोपाइल क्या है, ये स्पर्म एंट्री साइट होती है, एंट्री साइट है ना, स्पर्म एंट्री साइट। और यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है माइक्रोपाइला से, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन होता है। और कभी भी ये चीज याद रखना कि स्पर्म एक से जिस पोर्शन से एंट्री के लेता है उस पोर्शन को एनिमल पोल कहते हैं ना, एनिमल पोल। ये एग है, एग के अंदर एग जो होता है 2 पोल्स में डिवाइड हो जाता है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल है ना। जहां से स्पर्म एंट्री करता है वो एनिमल पोल होता है, और एनिमल पोल और इसके आइट साइड जो होता है एग के कोर्टिकल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कोर्टिकल साइटोप्लाज्म। और ये कोर्टिकल साइटोप्लाज्म क्या करता है, जैसे ही स्पर्म एंट्री लेता है आफ्टर एंट्री 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन कराता है, कॉर्टिकल रोटेशन कराता है ना। कॉर्टिकल रोटेशन के बाद में क्या होता है कि इसका एक का स्पेसिफिकेशन या क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, स्पर्म एंट्री लेगा हमारे पास, स्पर्म एंट्री एट द माइक्रोपाइल से एंट्री लेता है, एंड एग है बीइंग स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फिर इसके आफ्टर क्या होता है, एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, स्टोर्ड एमआरएनए बीइंग ट्रांसलेशन। और जो स्टोर्ड एमआरएनए होते हैं वो ट्रांसलेटेड होते हैं और स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम देखें क्लीवेज की, अगर हम बात करें तो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज यहाँ पर साइन काइटियल क्लीवेज होता है। साइन काइटियल का मीन्स क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब बस इतना याद रखो कि ड्रोसोफिला में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, और एक सुपरफिशियल को एक दूसरे नाम से हम डिनोट करते हैं साइन काइटियल क्लीवेज। साइन काइटियल क्यों कहते हैं मैं आगे आपको सब क्लियर करूंगा। ड्रोसोफिला एम्ब्रियो अंडरगो period of entirely rapid nuclear division without the cytokinesis to produce the syncytial blastoderm। अभी क्या बोल रहा है मैं आपको एक डायग्राम से ही क्लियर करता हूं। में क्या होता है कि जैसे ही एग, ये न्यूली एग है, जैसे ही हमारे पास स्पर्म एंट्री लेता है माइक्रोपाइल से, ये क्या है हमारे पास माइक्रोपाइल से जैसे ही स्पर्म एंट्री लेता है, आफ्टर एंट्री लेने के आफ्टर क्या होता है, इसमें कोर्टिकल रोटेशन होता है। और मैं एक आपको रफ पे ही समझा देता हूँ। ये एग है, और एग की ये जो साइट है जहां से माइक्रोपाइल है ना, जहां से स्पर्म एंट्री लेगा है ना, एंट्री लेगा। आफ्टर एंट्री क्या होता है यहाँ पर एग में, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस, और ये एग का न्यूक्लियस है ना। आफ्टर क्या होता है यहाँ पर इसके जैसे ही स्पर्म एंट्री लेता है तो इसमें माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट जो होता है, माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट एक रेंडमली अरेंजमेंट होता है। और जैसे ही हमारे पास स्पर्म एंट्री लेता है तो ये एक प्रकार की पेरेलियल मैनर में माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट हो जाता है आफ्टर पार प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल का पेरेलियल अरेंजमेंट हो जाता है। और वो अरेंजमेंट पेरेलियल क्यों होता है कि वो स्पर्म्स के न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस के पास लेके आता है, स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस के पास लेके आता है, और ये एक दूसरे से फ्यूज कराने का काम करता है। स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कराने का काम करता है। जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और
जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद में पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। पैटर्न्स मीन्स एक्सिस फॉर्मेशन होती है। एक्सिस फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट बनता है, डोर्सल वेंट्रल पार्ट बनता है, और ये डोर्सल वेंट्रल पार्ट फॉर्म होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, सेगमेंटेशन फॉर्म होते हैं, सेगमेंटेशन फॉर्म होता है। सेगमेंटेशन के बाद में पेरा सेगमेंट फॉर्म होते हैं, पेरा सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। पेरा सेगमेंट्स के बाद में क्या होता है, इन सेगमेंट्स का स्पेसिफिकेशन होता है। इन सेगमेंट के स्पेसिफिकेशन से इनके फेट को अचीव करते हैं, फेट में डेवलप हो जाते हैं और एक वॉल ड्रोसोफिला फॉर्म करते हैं ना, वॉल ड्रोसोफिला फॉर्म करते हैं। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कि सारा क्लीवेज मैंने एक ओवरव्यू के फॉर्म में समझाया आपको, और ये क्लीवेज कैसे होता है ये चीज मैं अब अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो क्लीवेज कैसे होता है, जैसे ही हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन मतलब क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं होती, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर पोल सेल बनती है। और ये पोल सेल कब बनती है, पोल सेल्स हमारे पास 9th क्लीवेज के दौरान बनती है। ये अगर हम जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज होता है, सेकंड क्लीवेज होता है, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज, तो ऐसा क्लीवेज होने के बाद में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस आफ्टर क्या होता है, 9th क्लीवेज के टाइम पे पोल सेल का फॉर्मेशन होता है। पोल सेल जो होती है इसके एंटीरियर पोर्शन पर प्रेजेंट है ना, पोल सेल का फॉर्मेशन होता है। और पोल सेल क्या करती है, पोल सेल जैसे ही बनती है, पोल सेल जो होती है जर्म लाइन सेल का फॉर्मेशन करती है। मतलब क्या होता है, इसको जैसा कि ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, इसको डिटरमाइन करती है, जर्म लाइन सेल होती है पोल सेल। और जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, आफ्टर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में 9th के डिवीजन में पोल सेल बनती है। 9th डिवीजन के बाद में 10th डिवीजन में क्या होता है, साइनर अपने 10th डिवीजन में साइनर्जीट प्रोसेस होती है। साइनर्जीट मतलब क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं न्यूक्लियस को उसके सरफेस पर, पेरीफेरी पर ले जाते हैं, सरफेस पर ले जाते हैं, किसी भी एक के सरफेस पर ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनर्जीट की प्रोसेस है ना, साइनर्जीट प्रोसेस बोलते हैं, मोटर सिनर्जीट प्रोसेस बोलते हैं। तो 10th क्लीवेज के टाइम पे सिनर्जीट की प्रोसेस होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म स्टेज बोलते हैं। और जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस पेरीफेरी पर पहुंच जाते हैं, सरफेस पर, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है सेलुलर ब्लास्टोडर्म। सेलुलर ब्लास्टोडर्म मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर ब्लास्टोडर्म। एंड सेल्फ मेम्ब्रेन फॉर्म होने के बाद में आफ्टर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। सेगमेंट्स के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर और या फिर डोर्सल वेंट्रल जो होती है साइट का स्पेसिफिकेशन होता है। डोर्सल वेंट्रल साइट का स्पेसिफिकेशन होने के बाद में हमारे पास क्या होता है, लास्ट में मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई कि लार्वा स्टेज होती है सारी। तो इस टाइप से क्लीवेज होता है। तो ड्रोसोफिला में कैसा क्लीवेज होता है, ड्रोसोफिला में साइनकाइटियल क्लीवेज होता है ना, इसको हम सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं। और ये मीरोब्लास्टिक साइनकाइटियल सुपरफिशियल क्लीवेज है ना। सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ये याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो क्लीवेज आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। आफ्टर अब हम क्लीवेज पढ़ेंगे और एक्सिस का फॉर्मेशन पढ़ेंगे है ना। सिक्वेंशियल मैनर में ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है।
तो ये क्या है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे पास सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, सेगमेंट्स बनते हैं, तो ये सेगमेंट जो होते हैं, ये सेगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के जीन्स के कारण बनते हैं। जैसे कि मैटरनल जीन्स, जाइगोटिक जीन, सेगमेंटेशन जीन, गैप जीन। जो हमारे पास जाइगोटिक जीन है, 2 टाइप्स के जीन्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली मैटरनल जीन, मैटरनल जीन क्या करते हैं, किसी भी एक को इसकी एक्सिस का फॉर्मेशन कराते हैं। एक्सिस मीन्स क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है मैटरनल जीन्स के कारण ना। और मैटरनल जीन्स के बाद में हमारे पास आते हैं जाइगोटिक जीन, और इसको हम एक सेकेंड वर्ड्स भी बोलते हैं, सेगमेंटेशन जीन। सेगमेंटेशन जीन क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि सेगमेंट्स क्या करते हैं, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक गैप जीन जो होता है ड्रोसोफिला में लार्ज सेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज सेगमेंट बनाते हैं। और जो पेयर रूल जीन है, पेयर रूल जीन क्या करते हैं, इन सेगमेंट्स को और सेगमेंट करते हैं, मतलब स्मॉल सेगमेंट्स बनाते हैं। इन लार्ज सेगमेंट्स को भी बीच से डिवाइड करके स्मॉल सेगमेंट्स बनाते हैं। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या होती है, इन सेगमेंट का स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब इन सेगमेंट्स का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट का स्पेसिफाई होता है कि कौन सा इस सेगमेंट का कौन सा पार्ट एंटीरियर बनेगा और कौन सा पार्ट पोस्टीरियर बनेगा। और होम्योटिक सेलेक्टर जीन मतलब क्या होता है कि जो जो भी सेगमेंट्स बने वो उनके फेट को अचीव करते हैं, मतलब उसमें ऐसे जीन्स का प्रोडक्शन होगा जो कि उसके फेट को अचीव कराएगा। और ये सारे म्यूटेशन के केसेस भी होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो मैंने अभी आपको ओवरव्यू बता दिया है, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब अगर हम जीन्स की बात करें तो मैटरनल जीन्स में कौन कौन से जीन्स इंक्लूड है, बाइकोट जीन, हंचबैक जीन, नैनोस और केवडल जीन। अभी ये इन जीन्स का क्या वर्क है, ये हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा, है ना। फिर गैप जीन, गैप जीन क्या है, ये सेगमेंटेशन जीन है, सेगमेंटेशन जीन, सेगमेंटेशन जीन है। और ये वाले जीन कौन से हैं, मैटरनल जीन। मैटरनल जीन क्यों यूज हो रहे हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का स्पेसिफिकेशन करने के लिए। अब ये कौन से जीन है देख लो, बाइकोट जीन, हंचबैक जीन, नैनोस जीन, केवडल जीन, है ना। अब हम गैप जीन की अगर बात करें तो गैप जीन कौन कौन से हमारे पास, क्रूपल, क्रीपस, क्रिप्स, गैंड, हंचबैक, टेललेस जीन। पेयर रूल की जीन की बात करें, जो कि ये तो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पेयर रूल जीन क्या है, पेरा सेगमेंट बना रहे हैं, मतलब उन लार्ज सेगमेंट्स को भी स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से जीन है, हैरी, वन स्कीप, रंट, खुशी तराजू, ऑड स्कीप, स्लोपी पेयर्ड, पेयर्ड। सेगमेंट पोलैरिटी जीन मतलब क्या है, ये जो भी सेगमेंट्स बने हैं इन सेगमेंट्स का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को स्पेसिफाई करना कि हाँ ये वाला पार्ट जो बनेगा इस सेगमेंट का, ये पार्ट जो है ये एंटीरियर पार्ट बनाएगा और ये जो पीछे बैक वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा। तो ये ऐसा है, एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। तो ये इस टाइप से सेगमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो ये कौन कौन से जीन्स है हमारे पास, विंगलेस जीन, क्यूबिटस इंटरप्टस जीन, पैस जीन, इनग्रेल जीन, हेडहॉक जीन और आर्मंडिलो जीन, है ना। और होम्योटिक जीन क्या होता है, इन सेगमेंट्स के सब पार्ट्स तो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट तो सब डिवाइड हो गए। अब इस इन एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में ऐसे जीन्स का स्पेसिफिकेशन होगा कि जिससे वो जीन जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे, जो कि उसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। पैटर्न फॉर्मेशन मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं होम्योटिक जीन को पैटर्न फॉर्मेशन जीन, है ना, पैटर्न फॉर्मेशन जीन। अब ये कौन कौन से है, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, सेक्स कॉम रेड्यूस, डिफॉर्म्ड, प्रोबोस्किपीडिया, अल्ट्राबायोथोरेक्स, एब्डोमेन है, एब्डोमेन जीन। और आगे जब इनके मैं बात करूंगा तो इनकी एक एक जीन्स का वर्क क्या है, तो ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते ही है CSIR नेट में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैटरनल जीन की, है ना। मैटरनल जीन क्या होते हैं, और मैंने आपको अभी बताया था कि मैटरनल जीन क्या करते हैं, ये एक्सिस फॉर्मेशन करते हैं ना। एक्सिस फॉर्मेशन मीन्स क्या करते हैं, किसी भी एक को एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। अब मैटरनल जीन क्या है, तो मैटरनल जीन जो होता है एक्सप्रेस इन द oocytes बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही मैटरनल जीन मतलब क्या है कि ये मदर में प्रेजेंट है, मदर में प्रेजेंट है। और एक जीन होता है जो होता है पैटर्नल जीन, ये इसमें तो नहीं बताऊंगा मैं, मतलब इसमें कोई पैटर्नल जीन नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा कि इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी नहीं सॉरी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मैटरनल जीन और पैटर्नल जीन। पैटर्नल जीन जो होते हैं हमारे पास ये फादर से ड्राइव्ड होते हैं, मतलब अगर कोई पैटर्नल जीन है जिसके थ्रू कोई डिसीज कॉज हो रही है
तो हम ये चीज को कहेंगे कि ये वाई लिंक्ड जीन है ना, मतलब पैटर्नल जीन है। तो मैटरनल जीन हमने पढ़ लिया, मैटरनल जीन जो है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होंगे, तो ये सही है क्योंकि मैटरनल जीन है मतलब मदर में प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर अगर हम कोई बात करते हैं तो ये एक प्रकार का सेक्सुअल जीन हो जाएगा, है ना। टू मैटरनल mRNA बाइकोड एंड नेनोस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। ये कैसे फॉर्म करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। नर्व सेल सीक्रेट बाइकोड mRNA इनटू द oocytes। मैं आपको एक डायग्राम से ही पहले अच्छे से शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास एग है। अब ये एग का जो है इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट जो होता है डिवाइड होता है, ये जो होती है हमारे पास फोलिकल सेल्स होती है, जो चारों तरफ जो सेलुलर ब्लास्टोडर्म, मैंने आपको अभी क्लीवेज बताया। क्लीवेज में क्या होता है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म के दौरान ये सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। और ये सेल्स कैसे बनती है, ये सेल्स हमारे पास साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म से, ब्लास्टोडर्म साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म क्या था कि जो न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस हुई थी, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था और ये पेरीफेरी पे गया था सेलुलर इनर्जीट की प्रोसेस से, है ना। 10th डिवीजन था ये। और ये 13 डिवीजन सेलुलर ब्लास्टोडर्म की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लास्ट होती है 13 डिवीजन के दौरान हमारे पास सेलुलर ब्लास्टोडर्म की प्रोसेस होती है ना। ये मैंने डिवीजन के नंबर्स क्यों बताए, क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे शायद, या आए भी है। तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से, जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो ये सेल्स कैसी बनी थी मैंने आपको बता दिया। तो ये सेल जो है, इसके जो बीच वाला पार्ट है ये नर्व सेल है। नर्व सेल जो कि बाइकोड mRNA का फॉर्मेशन करती है ना। और ये जो है oocytes है। और ये एंटीरियर पोर्शन पर नर्व सेल जो होती है बाइकोड mRNA का फॉर्मेशन करती है। और ये नेनोस का भी फॉर्मेशन करती है ना, नेनोस जैसी फॉर्म होता है। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन पे जाता है लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर। और ये लेफ्ट साइड पर क्या है, एंटीरियर पोर्शन है, तो ये यहाँ पर बाइकोड mRNA जाता है। मतलब ये एंटीरियर साइड पर बाइकोड mRNA का ही काम है, ये नर्व सेल बनाती है बाइकोड mRNA को। तो ये चीज पर समझ में आ गई होगी। नर्व सेल सीक्रेट बाइकोड mRNA इनटू द oocytes। oocytes में सीक्रेट करती है क्योंकि वहां पर जाकर mRNA न्यूक्लियस में जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वहां पर उसको पूरी मशीनरी मिलेगी। अब नर्व सेल ऑफ द ओवरी डिपॉजिट mRNA इन द डेवलपमेंट ऑफ oocytes। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो बाइकोड mRNA आर लोकेटेड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि एंटीरियर पोर्शन, इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारे पास बाइकोड mRNA होगा और इस पोर्शन में हमारे पास केवडल mRNA होगा, है ना, केवडल mRNA होगा। इसको हम कैसे याद कर रख सकते हैं, BC से, है ना। BC जो होता है बी बाइकोड और C से केवडल, ये एक दूसरे को इनिबिट कर रहे हैं, है ना। और एक जीन होते हैं इनमें, कौन से जीन, जो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, अगर मैं इसको ग्राफिकल तौर से समझाऊं तो ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। मैं इसको अच्छे से बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको कि अगर मैं ग्राफिकल से इसको समझाऊं तो अगर इस टाइप से ग्राफ करूँ, ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो बाइकोड mRNA का जीन इस तरीके से जाएगा, बाइकोड का, और केवडल को हम इस तरीके से शो करेंगे, केवडल mRNA की जो पोस्टीरियर पोर्शन पे है केवडल mRNA फॉर्म होता है ओनली। और ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, नर्व सेल से, नर्व सेल फॉर्म करती है। और नर्व सेल से ये जाते किस में है, oocyte में, oocyte में। और यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के बाद में इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड को फॉर्म करती है। अब बात है हम बाइकोड की। तो बाइकोड mRNA जो है एंटीरियर पोर्शन में मिलता है और केवडल mRNA जो है पोस्टीरियर पोर्शन में मिलता है। और एक जीन होते हैं इसमें जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों जीन एक दूसरे के मतलब रेंडमली प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि भाई ये वाला जीन जो है ये यहाँ पर मिलेगा पोस्टीरियर पार्ट पर और ये जो है जीन ये एंटीरियर पार्ट पर, नहीं। तो ये कौन कौन से जीन के नाम, कौन कौन से इनके वाले हैं, इनके नाम है नेनोस और हंचबेक, है ना। बिफोर फर्टिलाइजेशन
ये किसका ग्राफ है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन का ग्राफ है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे स्पर्म एंट्री कर लेता है एग में, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये ग्राफ कैसे हो जाएंगे? बाइकोड और नैनोस का तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा, है ना। और हम देखें तो ये जो है ये हंचबैक है और ये केउडल है, केउडल, सॉरी केउडल नहीं, ये नैनोस है ना, नैनोस। तो पोस्टीरियर पार्ट पर कौन कौन से जीन हो गए? नैनोस और केउडल, है ना। और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट पर कौन कौन से हो गए? बाइकोड और हंचबैक, है ना। ये दो जीन प्रेजेंट हो गए। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है रेंडमली प्रेजेंट होते हैं दोनों जीन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इनका स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि जहां पर बाइकोड प्रेजेंट है वहां पर हंचबैक होता है, क्योंकि एक दूसरे को कोऑर्डिनेटिंग जीन होते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जो इंटीरियर पोर्शन पे मिलता है हमको क्या करता है? बाइकोड और हंचबैक मिलता है, और पोस्टीरियर पोर्शन पर केउडल और नैनोस मिलता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इनिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो बाइकोड जो होता है ये केउडल को इनिबिट करता है, और हंचबैक जो होता है नैनोस को इनिबिट करता है ना। और जो एंटीरियर पोर्शन है बाइकोड और हंचबैक, ये हेड एंड थोरेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसके लिए? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का हेड और थोरेक्स फॉर्मेशन कराता है। ये एंटीरियर पोर्शन पे हेड और थोरेक्स ही बनेगा। और एब्डोमेन फॉर्मेशन कौन कराता है? हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट्स। और ये कौन कौन से जीन्स को कॉज कराते हैं? नैनोस और केउडल। तो अपन ने ये चीज देख ली। फर्स्टली मेटरनल जीन क्या है? मेटरनल जीन जो है एक्सिस फॉर्मेशन करा रहा है। एक्सिस में क्या करा रहा है? एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक को। और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में टू टाइप्स के जीन्स मिल रहे हैं, है ना। कौन कौन से जीन? बाइकोड जीन और हंचबैक जीन। ये है बाइकोड और ये हंचबैक, है ना। और पोस्टीरियर पार्ट पर कौन से जीन मिल रहा है हमारे पास? ओनली यही कि यहाँ पर इसका जो ये पोस्टीरियर पार्ट के जीन है, इंटीरियर पार्ट में इसका बहुत ही कम अमाउंट होगा। मैंने इसके पहले लेक्चर में जो आपको बताया था, अभी पीछे में लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने मॉर्फोजन का कॉन्सेप्ट समझाया था, मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या होता है। तो उसी टाइप के सिद्धांत पे ये भी काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से जीन होते हैं? केउडल और नैनोस, है ना। और ये एक दूसरे को इनिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। और बिफोर फर्टिलाइजेशन दोनों का अमाउंट एक पूरे एग में रेंडमली होता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। पर जैसे ही हमारे पास स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दोनों एक दूसरे के स्पेसिफाई हो जाते हैं। बाइकोड, हंचबैक एंड केउडल प्रोटीन आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट एज अ मॉर्फोजन। मैंने अभी आपको ये चीज क्लियर करी कि मॉर्फोजन के ग्रेडियंट, मॉर्फोजन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये काम करता है ना। और ये हमारे पास ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला का हेड एंड थोरेक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? बाइकोड और हंचबैक जीन। और एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है? नैनोस और केउडल जीन। और ये एब्डोमेन भी कैसे सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड है। तो ये सेगमेंट्स आगे जो जाइगोटिक जीन हम पढ़ेंगे उसमें सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। अभी तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब ओनली एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ है एग में, है ना। अब ये बाइकोड एमआरएनए कैसे बनता है, तो ये चीज़ मैंने आपके लिए अच्छे से शो की है। फर्स्टली क्या होता है? ओवेरियन नर्व सेल जो होती है बाइकोड एमआरएनए का फॉर्मेशन करती है। मैंने आपको बताया था अभी एक का डायग्राम में बताया था, जिसमें नर्व सेल क्या होती है और बाइकोड एमआरएनए का फॉर्म करती है। बाइकोड एमआरएनए जैसी फॉर्म होती है तो डाइनिन, ये डाइनिन लोकलाइजेशन, मैंने यहाँ पर डाइनिन लोकलाइजेशन क्यों लिखा है कि जैसे ही यहाँ नर्व सेल में, यहाँ नर्व सेल थी और ये सेलुलर ब्लास्टोडर्म से बनी हुई फोलिकल सेल थी, है ना। ये कौन सी सेल थी? फोलिकल सेल। और ये कौन सी सेल थी? नर्व सेल। और यहाँ पर oocytes प्रेजेंट है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? oocyte, ये oocyte था। तो इसी टाइप से मैंने आपको चीज़ बताई। तो बाइकोड एमआरएनए जैसे ही हमारे पास बन रहा है नर्व सेल से, तो ये नर्व सेल से oocyte तक
डाइनिन के थ्रू जाता है ना। डाइनिन, डाइनिन जो है माइक्रोट्यूबुल्स का एक माइनस एंड आर्म में होता है जहां पर रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन होता है माइक्रोट्यूबुल्स का, है ना। माइक्रोट्यूबुल्स का डिसोसिएशन होता है। माइक्रोट्यूबुल्स है जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है ना। किससे मिलकर बनी है, आपको यहीं पे क्लियर करता हूँ। जो ये माइक्रोट्यूबुल्स है ये एक जो है ट्यूब्यूलिन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स क्या होता है, माइनस एंड पर डाइनिन, डाइनिन आर्म पर डिसोसिएशन होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, है ना, डिसोशिएट होते हैं। तो डाइनिन आर्म के थ्रू ये लोकलाइज्ड होते हैं। और इसके लोकलाइजेशन में कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सुपेरेंशिया एंड शेलो जीन, जो कि बाइकोड एमआरएनए को बाइकोड आरएनए को, सॉरी यहाँ पर एमआरएनए लिखा है मैंने, बाइकोड आरएनए को बाइकोड एमआरएनए में फॉर्म करते हैं। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए में, जिसमें से इंट्रॉन और एक्सॉन्स का स्प्लाइस होती है। ये स्प्लाइसिंग का मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि स्प्लाइसिंग क्या होती है ना। तो स्प्लाइसिंग से मैसेंजर आरएनए बनता है और यही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म होता है ना। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से प्रोटीन, कोर्टेक्स जीन, ग्रेउजन जी प्रोटीन और स्टफ एंड प्रोटीन, है ना। तो हमने ये चीज क्या देखी कि बाइकोड आरएनए जैसे ही बनता है नर्व सेल से, और ये बाइकोड आरएनए ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, डाइनिन लोकेलाइजेशन के थ्रू। डाइनिन लोकेलाइजेशन के थ्रू ट्रांसफर होने पर कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, एक्सुपेरेंशिया और श्वेलो, है ना, श्वेलो प्रोटीन हेल्प करते हैं। और ये हेल्प करने के साथ साथ ये दो प्रोटीन जो होते हैं बाइकोड आरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं मतलब स्प्लाइसिंग करते हैं। और बाइकोड एमआरएनए जो होता है ये बाइकोड प्रोटीन में कन्वर्टेशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। और फर्टिलाइजेशन में कौन सा प्रोटीन, कोर्टेक्स, ग्रेउजन और स्टफेन, ये तीन प्रोटीन जो होते हैं ये बाइकोड प्रोटीन फॉर्मेशन के काम करते हैं ना। अगर हम बात करें बाइकोड्स की, तो बाइकोड जो होता है एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है और इनिबिट किसको कर रहा है, केवडल प्रोटीन को, केवडल जीन को, है ना। और उसी केवडल जीन को इनिबिट करके उसको इंटीरियर पोर्शन बना रहा है। अब हम बात करें नैनोस की, नैनोस किसके लिए होता है, पोस्टीरियर पोर्शन के लिए था, है ना। तो नैनोस जो है, नैनोस आरएनए से नैनोस एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, और फर्स्टली काइनेसिन के थ्रू जाता है ना। काइनेसिन मतलब प्लस आर्म के थ्रू जाता है ना, प्लस आर्म। काइनेसिन आर्म जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल की प्लस आर्म होती है ना, प्लस आर्म होती है। और ये कौन कौन से प्रोटीन के थ्रू जाता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, वासा, वेलोस, टूडर और ऑस्कर, ये चार प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, एमआरएनए बना रहा है। अब हम बात करेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है ऑस्कर के थ्रू होता है, ऑस्कर प्रोटीन के थ्रू होता है ना। ऑस्कर प्रोटीन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस एमआरएनए को नैनोस प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। और ये किसके थ्रू होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ये चीज बताई कि एक कैसे फर्टिलाइज हुआ, एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्लीवेज कैसे हुआ, है ना, क्लीवेज कैसे हुआ एक, और क्लीवेज के बाद में मैंने ये चीज बताया कि एक्सिस कैसे फॉर्मेशन हुई। एक्सिस फॉर्मेशन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे वो जीन बने कैसे, मतलब नर्व सेल से बने, नर्व सेल से उसने आरएनए से एमआरएनए बनने में कौन कौन से प्रोटीन यूज हुए। ये सारे प्रोटीन जो होते हैं, ये सारे प्रोटीन अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि कौन कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है नैनोस के प्रोटीन फॉर्मेशन से, एमआरएनए से, आरएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ना, कि कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल ये बताया मैंने। और ये जो जीन थे ये मेटरनल जीन थे जो कि उसको स्पेसिफाई कर रहे थे एक्सिस फॉर्मेशन के लिए, कि पोस्टेरियर और एंटीरियर पार्ट में इस एक को डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी अच्छे से, है ना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग है, एग का ये एंटीरियर पार्ट बन गया, है ना, एंटीरियर पार्ट में ये हेड बन गया, और ये बीच वाला पार्ट जो है थोरेक्स बन गया, है ना। लास्ट वाला पार्ट क्या था, एब्डोमेन बन गया। अब एब्डोमेन बन गया तो इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं टोर्सो प्रोटीन, मतलब टोर्सो जीन।
है ना, टोर्सो प्रोटीन, टोर्सो जीन। और ये जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगहों पर अलग अलग तरह से काम करता है। अलग अलग तरह से कैसे, कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है यहाँ पर हेड बन रहा है, एंटीरियर पोर्शन पे हेड बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, बाइकॉइड एंड हंचबैक के थ्रू, है ना, हंचबैक के थ्रू बन रहा है। अब हंचबैक के थ्रू बन रहा है तो यहाँ पर एक्रोन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, एक्रोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्रोन क्या करते हैं, ये एक्रोन, एक्रोन किसके थ्रू फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर वो एंटीरियर पोर्शन है तो बाइकोड का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, तो बाइकोड के साथ में एक जीन टोर्सो जीन, टोर्सो जीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, एक्रोन का। ये ध्यान रखना कि एक्रोन बन रहा कैसे है, बाइकोट और टोर्सो दोनों प्रोटीन की प्रेजेंस में एक्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर बाइकोट का कंसंट्रेशन तो बिल्कुल कम है, किसमें, पोस्टीरियर पोर्शन पर, पोस्टीरियर पोर्शन पर बाइकोट का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है। तो बाइकोट का कंसंट्रेशन कम होने के कारण ओनली यहाँ पर क्या होगा, नेनोस, नेनोस होगा। तो नेनोस होगा तो ये जो है टोर्सो प्रोटीन अकेला ही यहाँ पर, क्योंकि नेनोस जो है टोर्सो के साथ में कंबाइन नहीं हो रहा है, टोर्सो के साथ में ओनली स्पेसिफाई होता है, ये कॉम्बिनेशन शो करता है कौन, बाइकोड एमआरएनए, पर यहाँ पर बाइकोड तो प्रेजेंट नहीं है, या नेनोस है, तो नेनोस से यहाँ पर टोर्सो प्रोटीन के साथ में कॉम्बिनेशन परफॉर्म नहीं करता है। तो टोर्सो प्रोटीन अकेला ही यहाँ पर टेल का फॉर्मेशन करता है ना। ये सारी चीजें मैं एक एक आपको अच्छे से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो टोर्सो प्रोटीन क्या कर रहा है, टेल का फॉर्मेशन कर रहा है पोस्टीरियर पार्ट पर ओनली अकेला, है ना, अलोन। एंड आफ्टर जो एंटीरियर पार्ट्स हम मैं बता रहा हूँ, एंटीरियर पार्ट्स में ये बाइकोट के साथ में मिलकर एक्रोन का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो एक का कैसा फॉर्म होगा, मैं एक अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ऐसा डायग्राम बना देता हूँ कि ये एग है ना, एग का जो अपर पार्ट है ये क्या बना रहा है, एक्रोन। एक्रोन किसके थ्रू बन रहा है यहाँ पर, टोर्सो प्लस बाइकोट के थ्रू, है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास ये क्या बन रहा है, हेड। हेड किसके थ्रू बन रहा है यहाँ पर, बाइकोट हंच बेक, है ना, ये दो प्रोटीन के थ्रू बन रहा है। अब ये जो है एब्डोमेन है, एब्डोमेन, एब्डोमेन किसके थ्रू बन रहा है यहाँ पर, केवडल प्लस नेनोस के थ्रू, है ना। अब लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर टेल, ये पूरा जो है ड्रोसोफिला मेलानो गेस्टर का इम्ब्रियो है ना। आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर क्लीवेज या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद टेल का फॉर्मेशन। टेल का फॉर्मेशन कौन करा रहा है यहाँ पर, ओनली सिंगल टोर्सो प्रोटीन, है ना। ये पूरा एग है, मैंने एग का सारा स्पेसिफिकेशन बताया। और ये जो है एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है, और ये एक दूसरे के अंदर जीन के लिए स्पेसिफाई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टोर्सो प्रोटीन क्या होता है। और टोर्सो प्रोटीन जो होता है ये फॉर्म किसके थ्रू होता है, कौन सी सिग्नलिंग के थ्रू होता है हमारे पास, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस आरटी के सिग्नलिंग के थ्रू टोर्सो प्रोटीन जो होता है फॉर्म होता है। एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है, टोर्सो अपने रिसेप्टर टायरोसिन आरटी के सिग्नलिंग के थ्रू होता है। तो थर्ड सेट ऑफ मैटरनल जीन विच कॉल्ड एज द टर्मिनल जीन, ये क्या है, टर्मिनल जीन है। और टोर्सो प्रोटीन जनरेट द एक्सट्रीम टर्मिनल ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर, और मतलब ये स्पेसिफाई होता है प्रोटीन के। म्यूटेशन इन दिस टर्मिनल जीन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्रोन एंड टेल्सन। अगर इस प्रोटीन में म्यूटेशन होता है तो इसके सेगमेंट्स जो है अपसेंट हो गए। याद रखना कि कोई भी प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हुआ या फिर वो प्रोटीन वहां से डिस्ट्रॉय हो गया तो उस पार्ट का डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब वो पार्ट वहां से गायब हो जाएगा एक से, है ना। तो इसलिए हर जीन, हर प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ड्रोसोफिला का एक जो होता है एडल्ट का फॉर्मेशन या उसके हर पैटर्न्स के फॉर्मेशन के लिए, है ना।
तो ये सारे जो भी मैंने बताया आपको ये मेटरनल जीन है, तो इसको अच्छे से ध्यान समझना। एंड एक्रोन इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट, कि एंटीरियर पार्ट पर एक्रोन था। एज द टेल इज द मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमेन सेगमेंट। टोर्सो इनकोड द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। मैंने अभी आपको अच्छे से बताया कि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस आरटी के सिग्नलिंग को परफॉर्म करता है। आपको लगे तो ये इनकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। टोर्सो प्रोटीन है ना, टोर्सो प्रोटीन्स का सिग्नल यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन पर बाइकोट के साथ था और ये एक्रोन का फॉर्मेशन कर रहा था। और ये कौन सी सिग्नलिंग कॉज करा रहा है? टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग है ना। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म हो गई हमारी पास। अब अगर कभी ये सारे जीन जो मैंने बताया आपको मेटरनल जीन, अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो ये कैसे म्यूटेशन और कैसे इसके रिजल्ट हो गए, ये सारे रिजल्ट हम देखेंगे अभी, है ना। तो अगर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है तो नॉर्मल डेवलपमेंट में मैंने आपको अच्छे से एक डायग्राम बना के शो किया था कि यहाँ पर क्या है, एक्रोन फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक्रोन किसके थ्रू भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना। तो वीडियो पॉज कर लेना और आप देख लेना। यहाँ पर हेड बन रहा है, थोरेक्स, एब्डोमेन और ये टेल फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेड टू टेल कैसे हमारे पास एम्ब्रियो का स्पेसिफिकेशन हो रहा है ये यहाँ पर शो है ना। अब अगर कभी यहाँ पर बाइकोड अपसेंट है तो बाइकोड क्या बना रहा था, ये एंटीरियर पोर्शन पर बना रहा था। और एंटीरियर पोर्शन मतलब क्या है, बाइकोड हेड का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना, हेड का फॉर्मेशन कर रहा था, हेड एंड थोरेक्स था। अब बाइकोड ही अपसेंट है तो हेड और थोरेक्स तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओनली एब्डोमेन बनेगा और टेल बनेगा। और यहाँ पर एक्रोन, एक्रोन बाइकोड के साथ मिलकर ही एक्रोन बन रहा था। मैंने आपको पीछे से अच्छे से क्लियर करा, है ना, कि अगर टोर्सो प्रोटीन अकेला है तो वहां पर टेल ही बनेगी। अगर वो बाइकोट उसको मिल जाता है कहीं से तो वो एक्रोन बना लेगा। तो यहाँ पर बाइकोट तो अपसेंट ही है, तो यहाँ पर दोनों साइड पर टेल बनेंगी और बीच में एब्डोमेन बनेगा, है ना। बाकी सारा पार्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे हम चीज क्या बोल सकते हैं कि ये जीन उसके फंक्शन के लिए स्पेसिफाई है एट टू एंटीरियर एंड ऑफ द म्यूटेंट। मतलब बाइकोट को अगर हम एंटीरियर एंड पर डालें तो क्या होगा, तो ये नॉर्मली एम्ब्रियो फॉर्म करेगा क्योंकि ये एंटीरियर पर पहले से ही प्रेजेंट है ना। तो ये एब्डोमेन, अपने एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन और टेल ये सब फॉर्म करेगा। अगर हम बाइकोट प्रोटीन को अगर सेंटर में डालते हैं तो ये सेंटर में बाइकोट किसके लिए था, हेड और थोरेक्स के लिए, तो ये हेड और उसके दोनों साइड पर थोरेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और इससे क्या होगा, दोनों साइड पे थोरेक्स फॉर्मेशन से क्या होगा कि मिडिल में एंटीरियर पोर्शन बना लेगा। और एंटीरियर पोर्शन बनाने के बाद में हर उसके अपोजिट साइड पर, दोनों अपोजिट साइड पर टू टेल ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना, टू टेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर कभी बाइकोट सेंटर में प्रेजेंट हो, अगर हम उसको सेंटर में ट्रांसलोकेट करवाए तो, है ना। अगर हम बाइकोट प्रोटीन को पोस्टीरियर पोर्शन पे डालें तो एंटीरियर पोर्शन पे तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो हेड और एक्रोन का फॉर्मेशन करेगा और पोस्टीरियर पोर्शन पर भी हेड और एक्रोन का फॉर्मेशन करेगा। तो या तो हम इसको ये बोलेंगे कि टू एक्रोन फॉर्म एम्ब्रियो, या फिर टू हेडेड एम्ब्रियो, है ना, टू हेडेड एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। अब जब इसको पोस्टीरियर पोर्शन पर हम डालेंगे तो मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो भी प्रोटीन है ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाई है। ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है, क्या है, ऑटोनोमसली स्पेसिफाई है। अब ऑटोनोमस स्पेसिफाई का मतलब क्या है कि उसके फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि इसको कहीं भी डाले ये उसका फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। तो मैंने सारे जीन का आपको स्पेसिफाई का वर्क बताया कि ये कौन कौन सा जीन क्या क्या वर्क कर रहा है ना। ये जितना भी मैंने आपको पीछे सारे म्यूटेशन केसेस बताए ये एक पूरा चार्ट है। अगर हम समराइज करें इसको, समराइज करने पर क्या है, हम क्या निकालेंगे कि एंटीरियर से पोस्टीरियर ग्रेडियंट कौन सा बन रहा था हमारे पास, बाइकोट प्रोटीन, है ना। एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट हमारे पास हंचबैक बन रहा था और ये दोनों मिलकर हेड और थोरेक्स बना रहे थे और एक्रोन भी बना रहे थे। और पोस्टीरियर से एंटीरियर की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास नेनोज और केवडल प्रोटीन मिल रहा था जो कि एब्डोमेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका क्या बना रहे थे, एब्डोमेन, है ना। अगर हम जीन देखें तो बाइकोट और इसके म्यूटेंट पार्ट्स, बाइकोट अगर म्यूटेंट हो रहा है तो यहाँ पर हेड और थोरेक्स डिलीट हो जाएगा, है ना, रिप्लेस्ड बाय इनवर्ट टेल्सन के थ्रू।
टेल्सन, इन्वर्ट टेल्सन मतलब कि टेल्सन अकेला बचेगा, बाइकोट नहीं रहेगा, तो टेल्सन ये टेल का फॉर्मेशन कर देगा। एक्सुपेरेंशियन शेलो, ये जीन किसके लिए थे, ये प्रोटीन फॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए थे, एंटीरियर पोर्शन पर बाइकोट के। मैंने आपको अच्छे से सारी सिग्नलिंग बताई थी, है ना, कि बाइकोट से प्रोटीन, बाइकोट आरएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है और कौन कौन से प्रोटीन इसमें यूज है हो रहे। तो एक्सुपेरेंशियन शेलो का जिक्र मैंने बाइकोट के थ्रू करा था। तो ये एंटीरियर हेड स्ट्रक्चर डिलीटेड, क्योंकि अगर ये दोनों जीन अगर इनिबिट हो जाते हैं तो बाइकोट प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर बाइकोट प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हेड ही नहीं बनेगा, है ना। अगर पोस्टीरियर ग्रुप की बात करें तो ये मैंने आपको ये सारे जीन्स पढ़ाए थे, नेनोस, टूडर, ऑस्कर, वासा, वेलोस, है ना। ये सारे जो प्रोटीन थे ये किसके रिस्पॉन्सिबल थे, पोस्टीरियर पोर्शन पर नेनोस के फॉर्मेशन के लिए थे, है ना। नेनोस फॉर्मेशन से आरएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए थे, है ना। तो ये क्या क्या इनके वर्क कर रहे थे, नेनोस प्रोटीन जो था एब्डोमेन, अगर नेनोस प्रोटीन का म्यूटेशन होता है तो एब्डोमेन नहीं बनेगा। टूडर, ऑस्कर, वासा, वेलोस, अगर इनका इनिबिशन होता है या फिर हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पर एब्डोमेन भी नहीं बनेगा और पोल सेल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब पोल सेल क्या थी, ये पोल सेल जो होती है हमारे पास 9th क्लीवेज के दौरान बन रही थी, है ना, 9th क्लीवेज के दौरान। और ये जो है जर्म सेल मतलब जर्म लाइन सेल थी, और उसके मतलब हम उसको बोल सकते हैं उसके सेक्स को डिटरमाइन कर रही थी, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अगर हम बात करें पुमिलो और केवडल, तो ये जीन भी थे एब्डोमेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना, पुमिलो और केवडल। और पुमिलो जीन जो था ये हंचबैक को इनिबिट करता है। याद रखना कि जो एंटीरियर पोर्शन के जीन है वो पोस्टीरियर पोर्शन के जीन को इनिबिट कर रहे हैं और अपने फेट को अचीव कर रहे हैं, और पोस्टीरियर पार्ट के जीन जो होता है एंटीरियर पार्ट के जीन को इनिबिट करके उनका फंक्शन को या फिर उनके फेट को अचीव कर रहे हैं ना। अब टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल के लिए टोर्सो, ट्रंक और नेसेट और पोफेल जीन, ये सारे टर्मिनल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मैंने सारा ये सब कुछ क्लियर करा आपको, किसके लिए, मैटरनल जीन का। तो मैंने क्या क्या चीज़ क्लियर कर ली, फर्स्टली जो होता है फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फिर उसके बाद में क्लीवेज कैसे हुआ, क्लीवेज में क्या क्या चीज़ बनी, सेलुलर ब्लास्टोडर्म, साइनोसिटियल ब्लास्टोडर्म कैसे हुआ, कौन सी स्टेज में 13, 10th, 9th क्लीवेज, कौन से क्लीवेज में क्या फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी। फिर आफ्टर क्या हमने पढ़ा, एक्सिस फॉर्मेशन, है ना, मैटरनल जीन के थ्रू एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब एक्सिस के फॉर्मेशन में हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट का जिक्र किया कि इसके लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, और ये जीन के म्यूटेशन के कारण क्या क्या फंक्शन कॉज हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी। तो अभी हम ये वाला लेक्चर अभी यहाँ ख़त्म करते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो भी गैप जीन है कि सेगमेंट्स कैसे फॉर्म होंगे ये सारा चीज़ आपको क्लियर करूँगा। तो अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना।